द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक प्रेरणादायक जीवनी पर आधारित फिल्म है जो क्रिस गार्डनर की वास्तविक जीवन की कठिनाइयों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। इसमें विल स्मिथ ने मुख्य भूमिका निभाई है और यह संघर्ष, आत्मविश्वास और पिता-पुत्र के रिश्ते की भावनात्मक गहराइयों को उजागर करती है। यहाँ फिल्म की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहानी का शुरुआत होती है 1981 में। सैन फ्रांसिस्को के सेल्समैन क्रिस गार्डनर ने अपनी पूरी जीवन की बचत पोर्टेबल बोनडेंसिटी स्कैनर में निवेश की, जिसे वह डॉक्टरों को दिखाता है और मानक एक्स-रे की तुलना में एक आसान सुधार के रूप में पेश करता है। स्कैनर क्रिस के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि वह उनमें से अधिकांश को बेच सकता है। बिक्री और उसकी बढ़ती वित्तीय मांगों के बीच का समय अंतराल उसकी कड़वी और अलग-थलग पत्नी लिंडा को गुस्सा दिलाता है, जो एक होटल में नौकरानी के रूप में काम करती है। आर्थिक अस्थिरता उनके विवाह को तेजी से खत्म कर रही है, भले ही वह अपने जल्द ही 5 साल के बेटे क्रिस्टोफर जूनियर की देखभाल कर रही हो। जब क्रिस स्कैनर में से एक को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी मुलाकात डीन विटर रेनॉल्ड्स के प्रमुख प्रबंधक और भागीदार जे ट्विस्टल से होती है और टैक्सी की सवारी के दौरान रूबिक क्यूब को हल करके उसे प्रभावित करता है। जे के जाने के बाद क्रिस किराया देने से चूक जाता है, जिससे ड्राइवर गुस्से में उसे बाट स्टेशन तक पीछा करता है। उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि जे के साथ क्रिस के नए रिश्ते के कारण उसे इंटर्न स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए इंटरव्यू मिलता है। इंटरव्यू से एक दिन पहले क्रिस अनिच्छा से अपने अपार्टमेंट को मुफ्त में पेंट करने के लिए सहमत हो जाता है, ताकि किराए में देरी के कारण उसके मकान मालिक द्वारा बेदखल किए जाने की घटना को टाला जा सके। पेंटिंग करते समय क्रिस का स्वागत उसके दरवाजे पर 2 पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाता है, जो उसे कई पार्किंग टिकटों का भुगतान न करने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। क्रिस को जेल में रात बितानी पड़ती है, जिससे अगले दिन इंटरव्यू के लिए उसका शेड्यूल जटिल हो जाता है। क्रिस मुश्किल से डीन विटर के कार्यालय में समय पर पहुंचता है, हालांकि अभी भी उसके कपड़े पेंट से सने हुए हैं। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद क्रिस फिर भी साक्षात्कारकर्ताओं को प्रभावित करता है और 6 महीने की अवैतनिक इंटर्नशिप प्राप्त करता है। वह स्टॉक ब्रोकर के रूप में भुगतान किए गए पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 20 इंटर्न में से एक है। अपनी बहन के प्रेमी के रेस्तरां में संभावित पद के लिए लिंडा न्यूयॉर्क जाने के लिए प्रेरित होती है। अफसोस के साथ वह क्रिस्टोफर को क्रिस की देखभाल में छोड़ देती है। हालांकि क्रिस की वित्तीय समस्याएं तब और भी बदतर हो जाती हैं जब उसका पहले से ही कम हो चुका बैंक खाता आईआरएस द्वारा अवैतनिक आयकर के लिए जब्त कर लिया जाता है और उसका मकान मालिक अंततः उसे और क्रिस्टोफर को बेदखल कर देता है। अपने बैंक खाते में केवल $21.33 के साथ क्रिस और क्रिस्टोफर बेघर और हताश हो जाते हैं। क्रिस स्थानीय आश्रय में भोजन और बिस्तर पाने में सक्षम होता है और अंततः एक मोटल के कमरे के लिए पैसे जुटाता है, लेकिन जब वह समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो ताले बदल दिए जाते हैं। फिर उसे अपने बेटे के साथ स्थानीय बाट स्टेशनों के शौचालयों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाद में क्रिस को वह स्कैनर मिल जाता है जो उसने पहले स्टेशन में खो दिया था। वह मरम्मत के लिए अपना खून बेचता है और फिर एक स्थानीय चिकित्सक से इसे खरीदवाता है, जिससे वह पूरी तरह से अपने स्टॉक ब्रोकर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। अपने सीमित कार्य घंटों से वंचित और यह जानते हुए कि अपने क्लाइंट संपर्कों और मुनाफे को अधिकतम करना ही ब्रोकर पद पाने का एकमात्र तरीका है। क्रिस बिक्री कॉल को अधिक कुशलता से करने के लिए कई तरीके विकसित करता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से संभावित उच्च मूल्य वाले ग्राहकों तक पहुंचना शामिल है, जो फर्म प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एक सहानुभूतिपूर्ण संभावना। वाल्टर रिबन, एक शीर्षस्तरीय पेंशन फंड प्रबंधक, क्रिस और क्रिस्टोफर को सैन फ्रांसिस्को 49 ईआरएस गेम में भी ले जाता है,
जहां क्रिस मिरेबन के कुछ दोस्तों से दोस्ती करता है जो संभावित ग्राहक भी हैं। अपनी चुनौतियों के बावजूद क्रिस कभी भी अपने सहकर्मियों को अपनी दयनीय परिस्थितियों के बारे में नहीं बताता। यहाँ तक कि अपने एक पर्यवेक्षक मिफ रोहम को कैब किराए के लिए अपने बटुए में बचे हुए आखिरी $5 भी उधार दे देता है। वह स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस परीक्षा के लिए भी अध्ययन करता है और उसमें सफल होता है। जब क्रिस अपनी इंटर्नशिप का आखिरी दिन पूरा करता है तो उसे भागीदारों के साथ एक बैठक में बुलाया जाता है। मिफ रोहम ने देखा कि क्रिस ने एक अच्छी शर्ट पहनी हुई है, जिस पर क्रिस ने बताया कि उसने अपने आखिरी दिन के अवसर के लिए इसे पहनना उचित समझा। मिफ रोहम ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि क्रिस को अगले दिन एक और शर्ट पहननी चाहिए, जिससे क्रिस को पता चले कि उसने प्रतिष्ठित पूर्णकालिक पद जीता है और पिछली कैब की सवारी के लिए क्रिस को प्रतिपूर्ति करता है। आंसू रोकते हुए वह भागीदारों से हाथ मिलाता है, फिर क्रिस्टोफर के डेकेयर में उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। वे सड़क पर चलते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और असली क्रिस गार्डनर, जो एक बिजनेस सूट पहने हुए हैं, उनके पास से गुजरते हैं। उपसंहार से पता चलता है कि गार्डनर ने 1987 में अपनी खुद की मल्टीमिलियन डॉलर ब्रोकरेज फर्म बनाई और गार्डनर ने 2006 में मल्टीमिलियन डॉलर के सौदे में अपनी ब्रोकरेज फर्म में अल्पमत हिस्सेदारी बेच दी और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है जो कि सबको अपनी जीवन में एक बार जरूर देखनी चाहिए।